इस वीडियो में हम इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ को फोकस करेंगे। इन्वायरमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है और स्पेसिफिकली इस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इन्वायरमेंट के ऊपर। ऑल्दो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो गए, लेकिन स्टिल जैसे कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ को आपस में रहने के लिए इंटरनेशनल लॉज की ज़रूरत है। इसी तरह एक मेजर इंटरनेशनल लॉज का पार्ट है इन्वायरमेंटल लॉज। इन्वायरमेंट जो है वो शेड होती है, उनको फॉलो करना ऐसा है कि हमारी प्रोडक्शन एक कंट्री की या प्रॉफिट अर्निंग के लिए इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेना और जिससे बाकी कंट्रीज का भी माहौल ख़राब हो, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है। तो इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज बनाए गए, जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लॉज की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 2100 कबल अज़ मसीह से इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि तब भी कंट्रीज आपस में रहने के लिए डिफरेंट माहदे ट्रीटीज करते थे और आज तक एक इंटरनेशनल लॉ को ग्रूम किया गया। जैसे कि 18वीं सदी में ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई इंटरनेशनल लॉ की, और अब तक उस टर्म की जो डेफिनेशन है वो इम्प्रूव होती जा रही है। इस इंटरनेशनल लॉ में इन्वायरमेंट का लफ्ज़ बेसिकली नहीं, वहाँ पे लफ्ज़ था नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी, फ्लोरा है, फाना और उनका इंटरेक्शन, इकोसिस्टम्स, लेकिन लफ्ज़ इन्वायरमेंट नहीं था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द डेवलपमेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंट फेजेस हैं, तो इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ और इसको देखते हुए इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ फॉर्मुलेट किए गए। इन्वायरमेंट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं हुई, ऑल्दो हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द जो भी है वो इन्वायरमेंट कहलाता है, लेकिन ये स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन जब इन्वायरमेंटल लॉज लिखे जा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की गई सो फार। बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट का। फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन के बगैर इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज, जिसको हम IEL आगे प्रोनाउंस करेंगे, वो फार्मूलेट किए गए, जिसमें मेन कंसर्न हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है और मिस यूज ऑफ लैंड के ऊपर मेन कंसर्न ऑब्वियसली आता है। और कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आपके जो नेशनल लॉज हैं वो उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रांसबाउंडरी कंडीशंस आपके पास आ जाती है। पानी है वो किसी और कंट्री से होता हुआ किसी और कंट्री में फ्लो कर रहा है, आपके सी वाटर है, आपके एयर फ्लो कर रहे हैं, आप एयर को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते। आप जो विद इन स्ट्रेट कोई एयर पोल्यूशन के कॉजेज उनको तो आप मिटिगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एयर पोल्यूशन के कॉज कहीं और से आ रहे हैं, कोई वाटर पोल्यूशन कॉज कहीं और से आ रहे हैं, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब को फोकस करते हुए इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज बनाए गए हैं। इनका मेन कंसर्न ये है कि हम अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को एज ए होल तमाम कंट्रीज मिलके रिजॉल्व करें। अगर आप कुछ बैकग्राउंड इम्पोर्टेंस समझना चाहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई, तो यहाँ पे कुछ हमने मेंशन किए हैं इवेंट्स, सारे तो नहीं हैं। लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो एक्सप्लोड हो गया, रेडिएशन का इशू आ गया, कितने ज़्यादा एरिया पे ये एक डिज़ास्टर है बहुत बड़ा हिस्ट्री का। इस तरह कहीं पे स्पिलेज हो गई केमिकल की, एसिड्स वगैरह की, कहीं पे कभी जंग के बाद लोग निकलते हुए कुओं को आग लगा दी गई। फिर वक्त के साथ साथ लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से हमारा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट और वेदर जो है वो एक डिफरेंट स्टोरी है। वेदर एक
टाइमली कंडीशन है इन मोस्ट आपके पास, कि क्या टेम्परेचर है और क्या विंड है, क्या रेनी है। क्लाइमेट कलेक्टिवली एक लॉन्ग टर्म पे वेदर की कंडीशन को कहते हैं। लाइक सर्दियाँ पहले आना शुरू हो जाना, सर्दियाँ लेट हो जाना, सर्दियों का इंटेंस हो जाना, गर्मियों के पीरियड का बढ़ जाना, गर्मियाँ इंटेंस हो जाना, ये क्लाइमेट चेंज में है। तो 2006 में कहीं इसको ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, और प्रेजेंट डे में अगर आप बात करें तो स्मोक एक बड़ा इशू है। अब स्मोक की जो कंट्रीब्यूटरीज हैं वो इंडस्ट्री भी है, वहाँ पे आपके व्हीकुलर एमिशंस भी आ जाते हैं, और एग्रीकल्चर में जो अमूमन आग लगाते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन है राइस के साथ, राइस स्ट्रॉ के साथ। ये वो इश्यूज हैं कि अगर आप कहते हैं कि जी हम अपनी कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आते हैं और लो इमिशन व्हीकल्स आ जाती हैं, आपकी इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं, उनमें स्क्रबिंग यूनिट लगे हुए हैं जो एयर को प्योरीफाई करने के बाद एक खास हाइट पे ड्रॉप के साथ करते हैं, जिससे कंटेमिनेंट मिनिमम हो जाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स कम से कम हो जाते हैं, या आप शबल्स को अपनी आग लगाना बंद कर देते हैं। बट स्टिल नियर बाई कंट्रीज में अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो आप स्मोक से बच नहीं सकते। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि जिनके लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेशंस करने की इन्वायरमेंट के हिसाब से जरूरत पड़ती है। ये क्यों अहम है? सबसे पहली बात है कि इन्वायरमेंट शेयर है। प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक कंट्री में इंडस्ट्रियल एमिशन जो है वो बाकी कंट्रीज को भी इफेक्ट करते हैं। नेशनल लेवल पे तो आपके स्टैंडर्ड्स मौजूद होंगे बिल्कुल, जिनको कंप्लाइंस की जाती हैं, समटाइम नहीं भी की जाती, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी चाहिए ताकि वो दूसरे कंट्रीज को कंपेल करें कि जो उनके लोकल स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको लाजमी अडॉप्ट करें, और उन लोकल स्टैंडर्ड्स को इस हिसाब से देखें कि बाकी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना करें। जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि इंडस्ट्री बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इंडस्ट्रियल एमिशन सबसे बड़ी एक रीज़न है हमारे ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट के चेंज होने की और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। तो हर कंट्री चाहती है कि वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, और ऑब्वियसली इंडस्ट्री प्रॉफिट अर्निंग जब आ जाता है तो प्रॉफिट्स के लिए आप अगर इन्वायरमेंट को मैनेज करना चाहते हैं, अपने लिक्विड इमिशंस को, अपने गैसेस इमिशंस को आप कंप्रोमाइज कर लें तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन आप एक ग्रुप तो कम प्रॉफिट बना लेता है, लेकिन एज ए होल पूरी दुनिया की जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स की ज़रूरत है। और जो भी आपका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जैसे कि विंटर्स के अंदर नवंबर दिसंबर में स्मोक का इशू आ जाता है, तो ये किसी एक कंट्री में नहीं फैला, और कोई एक कंट्री खाली अपनी एफर्ट से इसको मुकम्मल तौर पे इरेडिकेट नहीं कर सकती। तो ये नेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज आते हैं। ट्रांसपोर्ट की ग्लोबल वार्मिंग इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास हैं। ग्लेशियर्स का पिघलना एक कंट्री में दूसरी कंट्री के लिए भी नुकसानदेह है, और एक कंट्री की प्रोड्यूस होने वाली ग्लोबल वार्मिंग नेबर कंट्री में अपने स्वेयर इफेक्ट शो कर सकती है। फिर हम इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ से स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, जो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको हम रिविजिट कर सकते हैं, उस पर कंप्लाइंस का हम जायजा ले सकते हैं किस हद तक हम कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज के इम्पोर्टेंस को एक्सप्रेस करती है, एक्सप्लेन करती है।